नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन नन्हे कलाकारों की जो रंगों और लकीरों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। दोस्तों, चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप अपने मन की गहराइयों से जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे वैसे का वैसा ही अभिव्यक्त कर देते हैं। दोस्तों, बच्चों की दुनिया अद्भुत दुनिया होती है। वे एक मौलिक कलाकार होते हैं। उनके पास कुछ भी कॉपी किया हुआ या नकल किया हुआ नहीं होता। वे चीज़ों को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को जैसा भी देखते हैं वैसा ही सबके सामने अभिव्यक्त कर देते हैं। रंगों और लकीरों के माध्यम से कागज़ या कैनवास पर जब वे अपनी दुनिया सजाते हैं तो देखते ही बनती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं काशी विद्यापीठ बनारस के ओम प्रकाश गुप्ता जी, जो कि एक कला समीक्षक हैं, उनसे, और वे आपके साथ बांटेंगे उन बारीकियों को। एक अभिभावक के तौर पर आप बच्चों की चित्रकला को किस प्रकार देख सकते हैं और किस प्रकार उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इंद्रधनुषी दुनिया के चैनल पर और आइए मिलते हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी से। नमस्कार। कला समीक्षा के क्रम में आज हम एक बड़ा ही गूढ़ विषय पे बात करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारे नवोदित कलाकार बच्चे किस तरह से कला के प्रति रुचि रखते हैं और अपनी भावाभिव्यक्ति का साधन वो कैसे बनाते हैं। इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। बालक एक विशुद्ध कलाकार, यह शीर्षक है हमारा। बालक एक ऐसा कलाकार होता है जिसके अंदर कल्पना करने की अद्भुत कौशल होती है और वह अपनी अभिव्यक्ति को अपने अनमोल कला रचना से प्रस्तुत करता है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि यह कलाकार जितना यथार्थ है उतना ही उसकी कला यथार्थ को व्यक्त करने की काल्पनिक परंपरा है। बालक चित्र रचना को अपने खेलों से सबसे प्रिय खेल मानता है। खेल खेल में ही बालक अपने तमाम भौतिक संसाधनों से परिचित होते हैं और उनकी उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस सीखने की प्राकृतिक पद्धति को आशीर्वाद मानकर उन्हें रोकने या उसमें बाधा पहुंचाने का दुस्साहस न करें तो अच्छा है। जैसे बालक खेलता है या कुछ इस तरह की नई रचनाओं को करने का प्रयास करता है तो वह चाहता नहीं है कि उसके खेल में, उसके इस रचना में, उसकी इस रचनात्मक कार्यों में कोई बाधा पहुंचाए और उसमें बाधा डालने वाले को वह किसी भी प्रकार से माफ़ करने के मूड में नहीं होता है। कोई रोड़ा पड़े उसमें, जिसके कारण वह अपनी यथाशक्ति उसका पुरजोर विरोध भी करता है कि उसकी बाधा न हो उसके कला में। जिसलिए वह रोना, गुस्साना, चिल्लाना, जमीन पे लौटना आदि अपने क्रियाकलापों से अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने का प्रयास करता है। अब बात बड़ों की जाए तो बच्चों के खेल में बड़ों को बाधा नहीं बल्कि उसका सहयोगी बनना चाहिए, उस खेल का एक खिलाड़ी बनना चाहिए, जिससे वह अपने बड़ों को अपना मार्गदर्शक मानकर उनके द्वारा किए गए क्रियाओं को अपनाना चाहते हैं और इस प्रकार उन्हें सही और गलत का ज्ञान आप खेल खेल के माध्यम से आसानी से समझा पाएंगे। बच्चे अपनी आयु के हिसाब से अपने खेलों व अपनी कलाकारिता के विषय को चयनित करते हैं और उनके लिए संसाधन भी वह स्वयं जुटा लेते हैं। बालक का दिमाग बिल्कुल सादा कागज की भांति होती है। जो भी रचना वह करता है उसे वह विशुद्ध रूप से उसमें बैठाता रहता है और यथार्थ जीवन की भौतिक क्रियाकलापों को अपने कल्पनाशीलता के माध्यम से अनुरंगिक तरीके से
करता रहता है। खेलों के सामान व खेल का निर्माण वह स्वयं कर लेता है अपने वातावरण के अनुसार। आप देखेंगे कि बच्चे कभी आपको छू कर खेल लेते हैं तो कभी वह अपने को छूने के लिए कहते हैं। इस खेल का मुख्य खिलाड़ी वह स्वयं बनना चाहता है। अपने को पकड़ने या खेल में उसे पकड़वाने में अपने को बड़ा आनंद आता है। कभी वह देखेंगे तो कुत्ते की आवाज़ में बोलेगा, तो कभी वह बिल्ली की आवाज़ में छुपकर बोलेगा, तो कभी उनकी आवाज़ों को सुनकर वह खुद भी डरने लग जाए। यह एक प्रकार का उनका अनोखा खेल होता है और बच्चे अपने खेलने के लिए अपने चित्र रचना को सबसे उत्तम साधन मानते हैं। बालक जन्म से ही रचनात्मक और लयात्मक कला के आधार पर विकसित होते रहते हैं। उनके सभी व्यवहार लयात्मक होते हैं, जैसे पैर हिलाना, इधर उधर हाथ फेंकना, हंसना, आँखों का नचाना। लयात्मकता ही तो है। एक ही व्यवहार को बार बार पुनरावृत्ति करना लयात्मकता कहलाता है। और बालक के सभी क्रियाकलाप इसी प्रकार से पुनरावृत्त होते रहते हैं। आपको देखने को आम जनजीवन में यह मिलेगा। तो आप बच्चों को देखेंगे कि महिलाएं कोई चीज़ एक बार समझा देती हैं, बोल देती हैं, मामा, नाना, पापा, चाचा, काका, टाटा, बाय बाय, नमस्ते इत्यादि, जिसको कि वह सहज सीख लेता है और बार बार उस चीज़ों की पुनरावृत्ति वह करता रहता है। तो बालकों को सिखाने के लिए जो हम चीज़ उनको एक बार बताते हैं वो इनकी समझने या उसको अवशोषित करने की जो क्षमता भगवान ने अद्भुत तरीके से उनको दी होती है, उसका वह पूरा प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे कि बच्चे जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, उनकी सोच भी विकसित होती है, उनका रचनात्मकता भी बढ़ता है। आप देखेंगे कि कई बार बच्चे दीवारों पे, अपने छतों पे, अपने मिट्टी के ज़मीन पे या फर्श पे अनेक तरह के अमूर्त चित्रण, खड़िया, ईंट, पत्थर, मिट्टी, कोयला आदि से वह बना डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अमूर्त है। वो हमको अमूर्त जरूर दिखता है, लेकिन उनकी मूर्त चित्र को वह अमूर्तता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चूँकि ऐसा इसलिए होता है कि उनके दिमाग से उनके हाथ का संतुलन अभी पूर्ण रूप से जुड़ा नहीं होता। तो उनके दिमाग में जो यथार्थ चित्र होते हैं उसका वह अनुरंकन दीवारों पे करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। करते करते वह अमूर्त चित्रण बन के आता है हमारे सामने, लेकिन उनके लिए वह बिल्कुल मूर्त होता है, बिल्कुल यथार्थ होता है। उसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं होता, बस आपको काल्पनिक दिखता है। उन चित्रों में वह सब होता है जो उनके सबसे प्यारे होते हैं, जो उनके सबसे प्यारी वस्तु होती है। उनके मम्मी पापा, उनके कुत्ते बिल्ली, गाय बछड़े, कुछ सामान, खिलौने, सब वह निर्मित करते हैं और उसमें वह दिखाने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि इनका भाव पक्ष बड़ा मजबूत होता है। भले ही वह अपने चित्र में उस वस्तु या उस व्यक्ति का यथार्थ चित्रण न कर पाएँ, लेकिन उनके भाव में वह बिल्कुल यथार्थ होता है। आज के हम इस चमक दमक की दुनिया में बच्चे के भावाभिव्यक्ति में हम बाधा बन जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि दीवारों को गंदा कर रहा है और अपने को भी वह गंदा कर रहा है। हम उनको रोकते हैं, पर वह बालक हमेशा बालक ही नहीं रहेगा। दीवार फिर से रंग जाएगी, फर्श फिर से साफ हो जाएगा, पर एक बार अगर बालपन चला गया तो वह फिर से नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। हम देखेंगे कि बालक किस तरह से अपनी चित्र रचनाओं में अपनी चीज़ों को ले आता है, डालता है
और हम सब चूंकि उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको वह निरर्थक लगता है। जैसे वह लगता है कि क्या यह बना रहा है, ऐसा नहीं है। वह क्या बना रहा है उसकी भाषा को वह स्वयं ही समझता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं प्राकृतिक चीज़ों को। जैसा कि कई बार कुछ बड़े विद्वानों के द्वारा यह कहा गया है कि बाग में जब कोयल बोलती है, कूकती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि देखो कितना प्यारा वह गा रही है, लेकिन क्या यह सत्य है कि वह गा रही है या कुछ अपशब्द ही बोल रही है? बस वह मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए हम उसको अच्छा मानते हैं। वह कोयल को अच्छा लगे न लगे इसका हम ख्याल नहीं करते हैं। तो जिस तरह से बच्चों को उनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम उनमें भी अपना स्वार्थ ढूंढ लेते हैं कि वो हमें अच्छा लग रहा है इसलिए वो करे, और हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो ना करे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से बाहर आने देना चाहिए और उनको अभिव्यक्त करने का जो साधन वो अपना रहे हैं वह स्वयं अपनी साधन की व्यवस्था कर लेते हैं। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको स्वतंत्र रहने दीजिए। उनकी स्वतंत्रता को भंग मत करिए, उनकी स्वतंत्रता को छीनिए मत। देखिए वह किस तरह की रचनाओं को लेकर के आपके सामने आएंगे। आप देख करके भाव विभोर हो जाएंगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि लोग बच्चों के चित्रों को देख करके इतना भावुक हो गए हैं कि उनकी आंखें भर आई। बच्चा जैसे जैसे विकसित होगा उसके अंदर कल्पनाशीलता खत्म होती जाएगी। वो यथार्थ से दूर होता चला जाएगा, वह रचनात्मकता से दूर होता चला जाएगा और अपने चित्रों को आकर्षक बनाने के लिए, अपने चित्रों को दूसरे को अच्छा लगाने के लिए वह तमाम उन काल्पनिक अवयवों को जोड़ने का प्रयास करेगा जिससे कि उसकी चित्र जनमानस को या दूसरे लोगों को देखने में अच्छा लगे। पर उसकी अपनी कला, अपनी भावाभिव्यक्ति मरने की स्थिति में हो जाती है। तो जब तक बच्चा विशुद्ध रूप से कलाकार की श्रेणी में है उसको रहने दिया जाए। एक समय के साथ साथ वह अपने आप अपनी चित्रों में काल्पनिक चित्रों का निर्माण आकर्षक बनाने के लिए काल्पनिक अवयवों को जोड़ना शुरू कर देगा। बालक का मन स्वच्छ भाव से रचना करता है और वह विशुद्ध कला वही कही जाती है जो बच्चा स्वतंत्र मन से अपने संसाधनों के द्वारा, अपने अवयवों के द्वारा वह निर्मित करता है। और आज तो हम यह देखते हैं कि बड़े बड़े कलाकार उन बाल कलाकारों की नकल कर रहे हैं, उन बाल कलाकारों के मोटिव्स को चुरा रहे हैं, उन बाल कलाकारों से भी पेंटिंग बनवा रहे हैं और अपनी चित्रों में नवीनता लाने का प्रयास में वह बाल कलाकारों को प्रमुखता दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत ही सार्थक प्रयास है और कहा जाए कि इस तरह से बालकों की कला को पुनर्जीवित कर रहे हैं, उनको विकसित होने का एक मार्ग दे रहे हैं, एक साधन दे रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही साहस का कार्य है कि हम अपनी पेंटिंगों में इस तरह का नया प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से कलाकार अपने पेंटिंगों में बाल कलाकारों के मोटिव्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिस आशा से कर रहे हैं, शायद उसमें उनको बहुत अच्छी सफलता भी मिल रही है और उसको कला प्रशंसक, कला चिंतक और कला के जो पोषक हैं वो पसंद भी कर रहे हैं। तो बालकों की कलाओं को हम विकसित होने के लिए पूर्ण रूप से वातावरण दें, संसाधन दें और उनको विकसित होने दें। फिर देखें आप कि किस तरह से कलाकार का एक सुंदर और स्वस्थ और एक उम्दा पेड़ तैयार होगा आपके सामने, जिसका कि कोई दूसरा पर्याय नहीं होगा, दूसरा कोई जोड़ नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों आपने देखा कि ओम प्रकाश गुप्ता जी ने किस प्रकार बहुत ही बारीकी से बच्चों की चित्रकला से संबंधित बारीकियों को
बिंदुओं को और ध्यान रखने वाली बातों को आपके समक्ष रखा है। एक अभिभावक के तौर पर आप अपने बच्चे को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं चित्रकला के क्षेत्र में और उनके रचना संसार को किस प्रकार समझ सकते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुषी दुनिया बच्चों के लिए बहुत ही खास, मनोरंजक और एक ऐसा रचना संसार बना रहा है जहां पर आप उनके अंदर संवेदनशीलता के साथ साथ कई सारे गुण विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इंद्रधनुषी दुनिया के चैनल पर और हमारे कार्यक्रमों को अगर आप पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।